पहले वीडियो में आपको बताया गया बच्चों किस तरह से बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को पतंग पकड़ने के चक्कर में उनको डांटना शुरू किया और उनको यही बता रहे हैं बार बार कि तुम 8वीं जमात में आ गए हो और 8वीं जमात में आने के बाद अपने पोजीशन का अपने पद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 8वीं जमात में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्टों पर कार्यरत हैं। 8वें दर्जे में आकर बाजारी लंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, यानी तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर मुझे दुख होता है कि तुम 8वीं जमात में पढ़ने के बाद तुम इन शहर के आवारा लड़कों के साथ पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो। तुम जहीन हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की रक्षा, आत्मगौरव की हत्या कर डाले। लेखक को बड़े भाई साहब बता रहे कि तुम बुद्धिमान हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर उस बुद्धिमानी का क्या मतलब जो अपने आत्मगौरव आत्मसम्मान की रक्षा भी न कर सके। तुम अपने दिल में समझते होंगे भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह तुम अगले साल मेरे समकक्ष हो जाओगे, मेरे साथ एक ही कक्षा में हो जाओगे, शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम्हें जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। इस तरह से बड़े भाई साहब लेखक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बीच में उम्र का फासला है, जो उम्र का अंतर है, 5 साल मैं तुमसे बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। तुम भले ही तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, अगर जो एग्जामिनर हैं अगर उनका यही तौर तरीका रहा, इसी रटंत प्रणाली को अगर उन्होंने शिक्षा का नाम दे रखा है, तो बेशक तुम मेरे साथ ही आ जाओगे, पर मैं तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा ही रहूँगा। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA DPhil या DLit क्यों न हो जाओ। मतलब बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे सांसारिक ज्ञान तुमसे ज़्यादा है, अनुभवी ज्ञान तुमसे ज़्यादा है, जीवन को किस तरह से जिया जाए उसका तजुर्बा मुझे तुमसे ज़्यादा है। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, तुम चाहे जितनी ही डिग्रियां हासिल कर लो। ठीक है, तो लेखक को बड़े भाई साहब बता रहे हैं समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। यहाँ पर अनुभवी ज्ञान का जिक्र किया जा रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान से अगर देखा जाए तो हम अपनी ज़िंदगी को सही मायने में नहीं जी पाएंगे जब तक हम खुद किसी कार्य को कर या सांसारिक अनुभव जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम अपना जीवन नहीं जी सकेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदना हो, तो क्या पुस्तकों में उसकी मतलब कीमत लिखी है कि इस रेड़े वाले के पास जो सामान है उसकी कीमत इतनी है, तो अपने तजुर्बे अपने अनुभव के आधार से ही उससे हम मोल भाव करके सामान खरीदते हैं ना। तो इसी तरह से वो बता रहे हैं। और उसके आगे देखिए, हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। अब अपने माता पिता का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि माता पिता ने बहुत ही कम पढ़ा, माँ ने तो पढ़ा ही नहीं है, पर पिता ने 5वीं और 6ठी जमात तक ही पढ़ा है, फिर भी उनको समझाने का सुधारने का अधिकार उनके पास हमेशा ही रहेगा। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि वो जो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। किस तरह से यहाँ पर बड़े भाई साहब अनुभवी ज्ञान को महत्व देते हुए अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं और यहाँ पर अपने माता पिता का उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से वो कम पढ़े लिखे होने के बाद भी किस तरह से उनको जीवन जीने का जो तजुर्बा है, अनुभवी ज्ञान उनके पास ज़्यादा है और हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, फिर भी उनके पास अनुभवी ज्ञान बहुत है। दैव न करे, ईश्वर न करे, क्योंकि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, यानी तुम घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें
कुछ न सूझेगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि घर में पिताजी को तार संदेश देकर बुलाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराए, न बदहवास हो। मतलब करेंगे, अगर तुम्हारी जगह पिताजी होंगे तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, पहले खुद मर्ज को पहचान कर इलाज करेंगे और उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे चला सकते हैं। इस तरह से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई यानी लेखक को समझा रहे हैं कि किस तरह से माता पिता उनके घर का खर्च चलाते हैं और किस तरह से उनके पास अनुभवी ज्ञान है। और ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय उनको बुलाने के। पर अगर पिताजी होंगे तो खुद रोग को पहचान कर इलाज करेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो डॉक्टर को बुलाएंगे। और तो बड़े भाई साहब ने यहाँ तक भी कहा कि चलो ये तो बीमारी बहुत बड़ी बात है। और एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जो महीने भर के लिए हम दोनों के लिए जो खर्च आता है, घर से रुपए पैसे आते हैं, उसको एक महीना कैसे चलाना है हमें ये भी नहीं पता है। एक महीना पूरा नहीं होता उससे पहले ही वो सारे पैसे हम ख़त्म कर डालते हैं और फिर क्या होता है, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। एक एक पैसे के लिए हमें तरसना पड़ता है, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, पूरे परिवार का पालन किया। जितना हमें तुम्हें पैसा आता है एक महीने के लिए ना, उसके आधे में पिताजी एक महीने का खर्च पूरे परिवार का चला लेते थे और बड़े इज्जत के साथ, जिसमें मिलाकर कुल 9 आदमी थे, यानी घर के 9 सदस्य थे। अब उदाहरण और दे रहे हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए 1000 रुपये पाते हैं महीने में। लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, घर की व्यवस्था कौन देखते हैं, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, घर चलाते थे, खर्चा पूरा नहीं पड़ता था, 1000 रुपये में भी कम पड़ जाता था, कर्ज लेना पड़ता था। जब से उनकी माँ ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गरूर यानी यह घमंड अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप हो गए हो और अब स्वतंत्र हो। अब तुम्हें हर चीज़ हर काम को करने की आज़ादी मिल गई है। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो बड़े भाई साहब थप्पड़ दिखाकर कहते हैं कि इसका भी प्रयोग करना पड़ सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी, मतलब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं जो कुछ बता रहा हूँ तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक बता रहे हैं कि बड़े भाई साहब के इस तरह से समझाते हुए, जो समझाने का जो नया तरीका बड़े भाई साहब ने नए तरीके से समझाया, नया तरीका ढूंढा, उसके आगे नतमस्तक हो गया, यानी उनके सामने उन्होंने सिर झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लेखक को एहसास हुआ कि मैं वास्तव में छोटा हूँ, अपने भाई से छोटा हूँ, छोटे होने का एहसास हो गया और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उनके लेखक के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई कि किस तरह से बड़े भाई साहब लेखक यानी इस पाठ के जो लेखक कहानीकार है कि उनकी परवाह करते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको उसके कहने का अधिकार है। बड़े भाई साहब की बातों को सुनकर लेखक के मन आँखों में आंसू आ गए और आँखों में आंसू लिए बड़े भाई साहब से कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको कहने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। इस तरह से जब छोटे भाई को एहसास हुआ अपने छोटेपन का और बड़े भाई साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन छोटे भाई साहब को एहसास हो गया कि बड़े भाई साहब जो भी कुछ करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं, उनके भलाई के लिए करते हैं, तो भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और बोले, कनकवी उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। बड़े भाई साहब ने लेखक से क्या कहा कि पतंग उड़ाने का मन मेरा भी करता है और मैं तुम्हें पतंगबाजी या पतंग उड़ाने को मना भी नहीं कर रहा हूँ, पर क्या है कि अगर मैं खुद बेराह चलूँ तो तुझे
सही रास्ते पर कैसे ला सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। यह कर्तव्य भी मेरे सिर है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, घर से दूर हूँ, तो माँ बाप ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका निर्वाह कैसे करूँ। संयोग से उसी वक्त, इत्तेफाक से उसी वक्त एक पतंग कटा हुआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी और लड़कों का एक गोल गोल यानी समूह पीछे पीछे उस पतंग के दौड़ता हुआ चला आ रहा था। भाई साहब लंबे थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेखक ने बताया कि उसी समय एक पतंग कटा हुआ आ रहा था, बच्चे सारे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बड़े भाई साहब लंबे थे, उन्होंने उछलकर उस डोर को पकड़ा और ज़ोर से बड़े तेज़ी के साथ हॉस्टल की तरफ दौड़ते हुए चले गए और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चले गए। तो बच्चों, इस तरह से बड़े भाई साहब कहानी समाप्त हो गई। और इस कहानी से बच्चों हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का आदर मान सम्मान करना चाहिए और अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी समय है हमें उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर काम को दिल से मन लगाकर करना चाहिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगली कक्षा जब भी हमारी होगी, आपका लिखित कक्षा परीक्षा लिया जाएगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद।